हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 9 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 9 जो हमारा चैप्टर है वो है सजीव एवं उनका परिवेश। यानी हम सजीवों के बारे में जानेंगे और उनके वो कहाँ रहते हैं, उनका जो परिवेश है, उनका जो स्थान है जहाँ पे वो रहते हैं, उसके भी बारे में जानेंगे। और उन परिवेश, उन स्थानों पर वो किस प्रकार से रहते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसे ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। वे ऋषिकेश में कहाँ गए बच्चों? वो गंगा नदी को देखने के लिए गए। ऋषिकेश में गंगा नदी, ये आपको समझ में आ गया। उन्होंने हिमालय के हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया। पर्वतारोहण का मतलब है पर्वत चढ़े। पर्वतों पे जो चढ़ाई करते हैं उनको पर्वतारोहण करते हैं, घूमते हैं उधर जहां बहुत ठंड थी। पर्वतों पे तो ऑब्वियसली सी बात है, ठंड बहुत होती है उधर। और इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ और देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे। उन्होंने ये वृक्षों को देखा और उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। ये मैदानी क्षेत्र से अलग भिन्न थे, बिल्कुल बड़े बड़े, और बिल्कुल इस तरीके से बड़े बड़े, और इनकी पतली पतली चीड़ के जो पेड़ होता है उसकी पतली पतली बिल्कुल एकदम क्या होती हैं, इस तरीके से पत्तियां सी होती हैं, बिल्कुल एकदम पत्ती पतली पतली, बिल्कुल एकदम नुकीली सी टाइप की चीड़ के। और देखिए, एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की एवं ऊंट पर उष्ण मरुस्थल, आप भी जानते हैं कि वहां तो पर्वतों की चढ़ाई पर गए, दूसरी तरफ वो राजस्थान की यात्रा करी जहां पर उन्होंने मरुस्थल में चलने वाला ऊंट जो था उस पर वे घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्रित किए और अंत में वे पुरी गए। कहाँ पर गए? पुरी। उन्होंने समुद्र तट की सैर की। अब वो पुरी चले गए हैं, वहां पर उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहां केजुराइन के वृक्ष की कतार देखी। उन्होंने केजुराइन के वृक्ष देखे। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया कि ये सभी स्थान एक दूसरे से कैसे हैं, बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे और कुछ बहुत गर्म यानी उष्ण थे, शुष्क थे। और कुछ स्थान कैसे थे? आर्द्र थे। जो समुद्र वाला जो था वो आर्द्र था। परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे क्या थे? सजीव थे, यानी जीव जंतु थे। अब उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहां पर कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों को ध्यान किया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजे को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी क्या मिल गई बच्चों? मकड़ी नजर आ गई। और घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहां किसी ना किसी प्रकार के जीव ना पाए जाते हों। आप भी अपने घरों में देखिए, आसपास देखिए, आपको कोई ना कोई सजीव जरूर मिल जाएगा बच्चों। पहली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना और एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख, यानी जो ज्वालामुखी का मुहाना होता है, में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। यानी ज्वालामुखी, देखो बच्चों, इसमें जैसे मैं इसमें बताऊं आपको, यहाँ पे जैसे ये ज्वालामुखी है, यहाँ बताती हूँ, ये ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी का ये उद्गार होता है इसमें, इस तरीके से उद्गार, और इस उद्गार में इसमें लावा सा निकलता है। इनमें भी उन्होंने क्या देख लिया? सूक्ष्म जीव देख लिए बच्चों। इनमें ऐसे ज्वालामुखी आपके मतलब धरती के उसमें निकलते हैं, यहाँ से बिल्कुल एकदम उसमें पत्थर, बिल्कुल जमीन से, और इस तरीके से उद्गार सा निकलता है और जमीन के अंदर से, और वहां पे भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। तो ऐसी कौन सी जगह होनी चाहिए? आप भी खुद सोचिए कि ऐसी है कोई जगह जहां पर कोई जीव नहीं मिलता हो। तो ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई ना कोई सजीव जरूर किसी ना किसी स्थान पे रहता है। पानी हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो ज्वालामुखी हो,
तो देखिए सजीव एवं उनका परिवेश, तो इसी के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। पहेली एवं बूझों के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहां किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊंट थे और पर्वत पर बकरी एवं याक थे। पुरी के समुद्र तट पर केकड़े, पुरी के समुद्र तट पर क्या थे, केकड़े थे। अनेक प्रकार की मछलियां थी जिन्हें मछुआरे क्या कर रहे थे, पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे और इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था, क्या उनका परिवेश भी एक समान था। तो इसी के लिए हम एक्टिविटी करेंगे, क्रियाकलाप फर्स्ट यानी जो हमारी एक्टिविटी है। आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं, वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों एवं वस्तुओं को सारणी 9.1 के कॉलम फर्स्ट में लिखिए। यानी इसमें लिखना है दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाली वस्तुओं और जंतुओं एवं पौधों के नाम भी लिखने हैं। यानी आप अपने आसपास पाए जाने वाली, दूसरे पाए जाने वाली उनकी भी वस्तु के नाम वाम लिखिए, टेबल बनाइए और आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर और टेबल जो 9.1 है उसमें भी भर सकते हैं। यानी हम किताब के उदाहरण भी ले सकते हैं। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इस विषय में विचार विमर्श कर सकते हैं। अगर किसी के बारे में आपको बच्चों पता नहीं चल रहा है, अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, अपने टीचर्स से पूछ सकते हैं। अब इनमें पूछ के तालिका में भर लीजिए, यानी वो टेबल में भर लीजिए। अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों के नाम लिखिए। तो यहाँ जितने भी कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाए जा रहे हैं उनके जंतुओं के नाम और उन वहां पाई जाने वाली पौधे यानी वनस्पति के भी नाम लिखिए। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं, यानी हम इसमें बुक्स की भी हेल्प ले सकते हैं जहां पर जंतु, पौधे एवं खनिज के विषय में जानकारी हो। तो अलग अलग हम इनके बारे में भी क्या कर सकते हैं बच्चों, जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं किताबों से भी। इस टेबल में यानी जो सारणी है के प्रत्येक कॉलम में अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तुओं व जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती हैं वे शायद जीवित जंतु या पौधे ना हो। देखिए संभवतः ये पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां या जंतु के अवशेष हो सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि हमें वहां पर स्थान पर जीवित जंतु मिले या पौधे मिले। देखिए एक बात तो बताइए कि अगर कोई पौधा है और वहां पर हमें उसकी सूखी पत्तियां मिल रही हैं या जंतु का कोई अवशेष मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बीट मिल रही है, बच्चे वो मतलब जो जंतु है, पक्षी है या कोई छिपकली है या उसकी है कोई बीट मिल रही है, तो वो भी उसका अवशेष है। या हड्डियां मिल रही हैं, हड्डियां भी हो सकती हैं उसका अवशेष। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं, यानी हमें विभिन्न प्रकार की हमें मिट्टियां भी मिल सकती हैं, हमें कंकड़ भी मिल सकते हैं। तो देखिए अध्याय 5 में जो हमारा चैप्टर 5 था हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। समुद्री जल में लवण घुले हुए होते हैं। आप भी जानते हैं कि समुद्री जल में है ना NaCl यानी नमक का निर्माण भी वहीं से होता है, समुद्र से। तो लवण होता है उसमें। और देखिए लवण घुले होते हैं और इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती है। तो समुद्री जल में अलग प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं। जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे, टेबल जो हमारी 9.1 है वो बच्चों कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। यानी हम धीरे धीरे उसमें जैसे जैसे हमें मिल रहा है, हम पेरेंट्स की हेल्प ले रहे, टीचर्स की हेल्प ले रहे, बुक्स की हेल्प ले रहे, कुछ और हेल्प ले रहे हैं। हम नेट पे भी, गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं इन चीजों को और अपनी टेबल में अलग अलग लिख सकते हैं। आप ये काम आप कर सकते हैं जिससे आपको भी पता चलेगा विभिन्न प्रजातियों के बारे में और वो कौन कौन से मतलब स्थान पर रहती हैं, जहाँ की वनस्पतियां क्या हैं और वहां पर मिलने वाली कुछ वस्तुओं के बारे में भी आप लिख सकते हैं। और
इनके देखिए उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। जब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तो हम सारणी के बारे में यानी चर्चा करेंगे, और भी स्थानों की वो घूमने जाएंगे और उन पे जाएंगे तो इनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए अब हमें यही है कि जो सजीव है हमारे, उनका जो आवास है जहां वो रहते हैं और उन आवास में रहने के लिए उनमें क्या अनुकूलन पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब क्रियाकलाप फर्स्ट, जो अभी हमने एक्टिविटी फर्स्ट की है, उसमें आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधे एवं जंतुओं को आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका यानी जो हमारी टेबल थी 9.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को, यानी मरुस्थल में जो हमें मिला वो और जो समुद्र वाला कॉलम, ध्यान से देखिए, क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, यानी इनके जो जीव हैं वो अलग अलग है। बिल्कुल समुद्र में मिलने वाले जीव अलग होंगे बच्चों, और मरुस्थल में मिलने वाले जीव। आप एक बात बताइए, जैसे ये ऊंट है, तो ये ऊंट आपको कहाँ मिलेगा? समुद्री इलाके में। अब ये आप सॉरी सॉरी मरुस्थलीय इलाके में, सॉरी मरुस्थलीय वाले इलाके में मिलेगा, समुद्र वाले इलाके में नहीं मिलेगा। यानी पानी में थोड़ी ना, ऊंट ऊंट आपको मरुस्थल वाले इलाके में मिलेगा। इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल यानी खारे पानी में रहते हैं। समुद्र में रहने वाले जंतु कैसे रहेंगे? खारे पानी में, तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु का उपयोग करते हैं। यानी समुद्र में पाई जाने वाली जो मछलियां हैं, आप समझ रहे हैं बच्चों, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो जल से बाहर नहीं आती हैं। जल से बाहर आने पर वो क्या है? तड़पती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और साथ ही साथ उनमें क्या बोलते हैं, एक ये भी चीज होती है कि मछलियों की जो वो यू मतलब अमोनिया निष्कासित करती है, उत्सर्जित करती है। तो अमोनिया जो होता है वो जब निकलती है उनकी स्किन से, त्वचा से, तो वो त्वचा जला देती है। तभी तो वो मछलियां क्या है, बाहर जैसे, और वो पानी में क्या होता है, घुल जाती है। जो मछलियां होती हैं, जो मैं आपको समझा रही हूँ बच्चों, जैसे ये मछली है, और मछली क्या है, पानी से बाहर लेते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो मछली ऑक्सीजन क्या करती है, पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है, पानी में घुली ऑक्सीजन का, इसमें पानी में घुली जो ऑक्सीजन है, O2 है, उसका क्या करती है, उपयोग करती है। अब ये मछलियां, अब ये क्या है कि इसमें जब हम पानी से बाहर लेते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि वो बाहर वाली ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं कर सकती हैं, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का ही प्रयोग कर सकती हैं, इस वजह से वो तड़पती हैं। साथ ही साथ एक और चीज होती है कि वो अमोनिया उत्सर्जी होती हैं, तो अमोनिया उत्सर्जित करती हैं, तो जो अमोनिया जब उनकी स्किन से निकलता है वो पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है। पर जैसे ही बाहर निकाला जाता है इनको, मछलियों को, तो अमोनिया की जो गैस निकलेगी वो बाहर निकलेगी, तो वो स्किन को जला देगी, वो पानी में घुल नहीं पाएगी, इसलिए तो इससे भी और तड़पती हैं मछलियां। तो देखिए इधर वो बिल्कुल मछलियों को आप बाहर नहीं रख सकते, मरुस्थल वाले इलाके में नहीं, और ऐसे आप बोले मरुस्थल वाले इलाके वाले ऊंट को समुद्र वाले, तो ये भी नहीं होता है। तो देखिए मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में मिलता है। अब पानी की वहां पर क्या है बच्चों, कमी है, और कमी होने की वजह से उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म होता है और रात में बहुत ठंडा, यानी कि दिन में वहां पर मरुस्थली इलाके में गर्मी पड़ेगी भयंकर, और रात में कैसा पड़ेगी, ठंड पड़ेगी। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं। वो कहाँ रहेंगे? पौधे सब भूमि पर रहेंगे, एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। यानी कि उनको, उनके पास ये नहीं कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का नहीं, ये वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उसका प्रयोग करते हैं। तो समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं, और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दोनों भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल एवं समुद्र से दो जंतुओं, ऊंट तथा मछली का प्रेक्षण करते हैं। ऊंट की शारीरिक संरचना और उसे मरुस्थली परिस्थितियों में रहने के लिए कैसे योग्य बनाती हैं, रहने के लिए योग्य बना रही हैं, कैसे ऊंट मरुस्थल में रह रहा है, और उसके बारे में हम परीक्षण करते हैं। अब हम ऊंट और मछली के बारे में और जानेंगे। देखो बच्चों, ऊंट मरुस्थल में रहता है, कहाँ रहता है? मरुस्थल में। तो क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं?
ऊंट के पैर लंबे होते हैं। पहला तो यही चीज है कि पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। मतलब रेत की अगर हमारा डायरेक्ट हमारे पैर जमीन से मतलब उससे लगेंगे, छोटे होंगे, तो शरीर क्या है, उसका शरीर लंबे होने की वजह से पैर लंबे लंबे, ऐसे पैर लंबे लंबे हैं उसके, तो शरीर जो है, अब मैं यहाँ ऊंट नहीं बना रही बच्चों, देखो ऊंट तो आप है ना खुद सर्च कर लेना और आप खुद देखना उसको, जैसे मैं इसमें बताऊं। इसमें ये देखिए, इसमें बताऊंगी आपको क्योंकि यहाँ ऊंट है पहले से ही, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो पैर लंबे हैं, इसके पैर लंबे हैं, और ये जो गर्मी है, ये मरुस्थल की जो गर्मी है बच्चों, वो क्या है, शरीर तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, क्योंकि वो काफी दूरी पर हो गया, तो वही चीज है यहाँ पे। तो गर्मी शरीर तक नहीं पहुंच पाती है। उनमें मूत्र मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि वो बहुत कम मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, तथा मल मल बिल्कुल शुष्क होता है। मतलब उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आप भी जानते हैं पानी बहुत कम मिलता है मरुस्थल वाले इलाके में। और उन्होंने पसीना भी नहीं आता है, यानी उन्हें पसीना नहीं आएगा। पसीना आएगा तो क्या होगा, बॉडी से पानी का क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ेगा, वाष्पीकरण होगा, और जिसकी वजह से शरीर में जल की कमी हो सकती है, तो नहीं होता है। इसलिए इसीलिए जल का हास बहुत कम होता है, उनके शरीर में जल का हास बहुत कम होता है, और इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। तो वो जल पिए बिना एक बार वो मतलब एकदम भर के पेट है ना पानी पी लेते हैं, फिर कई दिनों तक वो पानी नहीं पीते हैं। तो इस तरीके से वो क्या है, लंबे मतलब अनेक दिनों तक क्या रह सकते हैं, बिना पानी के पिए बिना रह सकते हैं। तो देखिए इसमें मछली का देखते हैं, अब विभिन्न प्रकार की मछलियां मिलती हैं। देखिए आप ये मछली देखिए, एक ये मछली देखिए, छोटी मछलियां, कुछ बड़ी मछलियां, कुछ इस तरीके अलग अलग आकार की मछलियां तो उनके मिलती हैं। तो देखिए आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें, और उनमें कुछ को चित्र 9.3 में दर्शाया गया है। परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या उपयोग, आपको उनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखती हैं। अब देखो यहाँ पे ये सब अलग अलग मछली हैं, कुछ आपको अलग तरीके के रंग की दिख रही हैं, कुछ आपको इस तरीके गोल्डन फिश की तरह दिख रही हैं, आपको इस तरीके से दिख रही है। इनमें क्या विशेषता है, तो इनमें सब में विशेषता क्या है, तो देखिए इन सभी का शरीर धारा रेखित है। धारा रेखित होगा, जिसकी चर्चा हम अध्याय 8 में कर चुके हैं। हम धारा रेखित शरीर के बारे में बता चुके हैं। गमन, यानी हमने जो चैप्टर हमारा 8 था वो उसमें हमने गमन के बारे में पढ़ा था, और जो गमन करते हैं जीव जंतु वो किस तरीके से गति करते हैं, गमन करते हैं, हमारी हड्डियां किस तरीके से, इसी के बारे में किया था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि मछली का जो शरीर होता है वो धारा रेखित होता है, जिसकी चर्चा हम कक्षा मतलब अध्याय 8 में कर चुके हैं। उनकी ये आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। ठीक है, विचरण करने में सहायता। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है, यानी शल्क पाए जाते हैं उनसे ढका होता है, और ये शल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते ही हैं। तो ये शल्क जो हैं वो सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में सहायता करते हैं। हमने अध्याय 8 में चर्चा की थी कि मछली के पंख और पूंछ चपटी होती हैं। समझ रहे बच्चों, उनके पंख और पूंछ चपटी, और जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में सहायता करती हैं। मछली में श्वसन के लिए गिल्स यानी क्लोम पाए जाते हैं, और जो उन्हें जल में श्वसन लेने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। तो ये श्वसन ले करने में सहायता करेंगी, और इनमें क्या पाया जा रहा है, मतलब श्वसन करने के लिए गिल यानी क्लोम पाए जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना है, इनको गलफड़े भी कहते हैं, तो क्लोम्स पाए जाते हैं। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती हैं, जल में रहने के लिए वो सहायक बनाती हैं मछली की संरचना। और एक मिनट, ये नीचे आ गया थोड़ा,
और ऊंट की संरचना है मरुस्थल में, यानी कि आप ऊंट से बोलें कि वो जल में रहे तो जल वाली, नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। सिर्फ अपने वास स्थान पे रहने के लिए अलग अलग जीवों में अलग अलग अनुकूलन उनके शरीर में पाए जाते हैं। मरुस्थल में ये ऊंट रह सकता है, मछलियां नहीं रह सकती। उसी प्रकार से समुद्र में मछलियां रह सकती है, ऊंट नहीं रह सकता। तो उनमें अलग अलग संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको अनुकूल बनाती हैं अपने वास स्थान में रहने के लिए। तो देखिए, हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल दो उदाहरण लिए हैं। हमने केवल दो, एक मरुस्थल वाला यानी ऊंट वाला उदाहरण लिया और एक मछली वाला। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, यानी हमारे सजीवों में विशिष्ट हर हर सजीव में अलग अलग विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, जो उन्हें अपने परिवेश में रहने के क्या बनाती हैं, योग्य बनाती हैं। जो परिवेश के योग्य नहीं होता है वो परिवेश में जीवित नहीं रहता है। तो इस बात को समझिए कि उन्हें इतनी उनमें विशेषताएं पाई जाती हैं, सभी में विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं, जो उन्हें अपने वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है, जिसमें जिसमें वे प्राय पाए जाते हैं। हाँ, वही जिसमें वो रहते हैं, वही स्थान में रहने के लिए क्या है, उनमें अनुकूलन पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के लिए योग्य बनाती है, उसे अनुकूल कहते हैं। तो आप अनुकूल जो अनुकूलन है उसके बारे में समझ गए होंगे। एक बार और मैं बता देती हूँ। जो विशिष्ट संरचनाएं, यानी किसी जीव में विशिष्ट संरचनाएं जो पाई जा रही हैं, या उसका स्वभाव की उपस्थिति, यानी जो उसका स्वभाव भी तो कैसा हो जाएगा बच्चों, वैसे ही हो जाएगा जैसे जिस स्थान पे वो रह रहे हैं। किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के लिए क्या बना रहे हैं, मतलब योग्य बना रहे हैं। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अनुकूल कहेंगे। यानी यहाँ पे पौधे और जंतु क्या हो रहे हैं, अपने परिवेश में रहने के लिए योग्य हैं, तो इनको अनुकूल कहते हैं, अनुकूलन। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव, जैसे कि जो पक्षी हैं वो हवा में रहते हैं उड़ने के लिए, तो वो उनमें अनुकूलन पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, उनके शरीर खोखला होता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। जैसे मछली का पढ़ा, ऊंट का पढ़ा, गद्देदार पैर होते हैं, पैर लंबे होते हैं, कई लंबे समय तक वो पानी को क्या कर सकता है, स्टोरेज करके रख सकता है। तो किस में रख सकता है स्टोरेज, एक ये भी चीज मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आप ये देख रहे होंगे ऊंट में इस तरीके का कुबड़ देख रहे होंगे। ये कुबड़ है, ये वसा का संचय करके रखता है, ये यहाँ पे जल का संचय करके रखता है। और यहाँ पे इस कुबड़ में ही क्या है, इसी की वजह से पानी क्या है, कई दिनों तक वो क्या है, बिना पानी के पिए रह सकते हैं। देखिए, तो देखिए, किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका क्या कहलाता है बच्चों, आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अनेक आवास में निर्भर रहता है। यानी भोजन, और क्या है आपका वायु, और स्थान, जो स्थल जहां पे उसको रहना है, अन्य जो आवश्यकताएं हैं, ये हर सजीव की है। तो वो जहां रहता है अपने आवास के अकॉर्डिंग उस पर क्या हो जाती हैं, जो जीव है वो आवास पर निर्भर करता है अपने जहां पर, और वो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, ढल जाता है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्या पाए जाते हैं बच्चों, अनुकूलन हो जाते हैं या पाए जाते हैं। आवास का अर्थ है वास स्थान, जहां पे वो रहता है, एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास के संयुक्त रूप से रह सकते हैं। यानी जो पौधे जो या जंतु एक ही प्रकार के हैं, देखने में क्या है, एक जैसे हैं, एक ही प्रकार के हैं, तो वो क्या रह सकते हैं, संयुक्त रूप से रह सकते हैं। देखिए, अब इसमें स्थल यानी जमीन, जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं का आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। तो अब आवास के बारे में आप समझ गए होंगे। पहला है स्थलीय आवास। और वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के उदाहरण के लिए जलाशय, दलदल, झील और नदियां और समुद्र, यानी इनमें पाए जाने वाले। यहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं और इन्हें हम जलीय आवास कहते हैं। यानी कि इधर
ये जो स्थलीय आवास है, स्थलीय आवास में तो मैदान आ गया, घास का मैदान आ गया, वन आ गए और मरुस्थल आ गए और तटीय और पर्वतीय क्षेत्र आ गए, ये सभी आ गए। और जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनके लिए झीलें आ गई, नदियां आ गई, समुद्र आ गए, जहां से मतलब ये पौधे एवं जंतु क्या है, जलीय आवास में रहते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विशेषताएं हैं। यहाँ सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। समझ रहे हैं आप सभी कि विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले जो वनों, घासों के मैदान, मरुस्थल, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र भी में जो विशेष विषमताएं पाई जाती है, वो सभी जो एक प्रकार के जीव हैं उनमें जो जलीय आवास में, सॉरी, जलीय आवास में जो जीव हैं उनमें भी ये पाई जाती है, विषमताएं पाई जाती हैं। देखिए अभी हमने देखा था यहाँ पे कई सारे, ये सब जल में रह रही हैं, पर कोई काले रंग की है, कोई अलग अलग तरीके की है, कोई इस तरीके से मतलब थोड़ी गोल्डन टाइप की कुछ अलग है। ये छोटी छोटी मछलियां वो भी अलग हैं, और ये एक और मछली है तो ये भी अलग अलग, तो ये अपने वास स्थान पे रह रही हैं, अलग अलग इनमें क्या है, विशेषताएं पाई जा रही हैं। तो देखो बच्चों, अभी हम और पढ़ेंगे जैव घटक और अजैव घटक, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, जैव घटक और अजैव घटक। फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप भी नहीं मतलब देखेंगे फिर बाद में, इसलिए इतना देखिए। उसके बाद हम आगे इसका जैव घटक और इनका कराएंगे, और आगे इसका और बताएंगे पर्वतीय क्षेत्र, और उनको भी आप चित्रों के माध्यम से देखेंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर है स्टार्ट हो गया, क्लास 6 का 9 चैप्टर एनसीईआरटी विज्ञान का। और ये हो सकता है 3 पार्ट में या 2 पार्ट में ही फिनिश हो। तो हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बच्चों आप पढ़ाई करते रहिए, देखते रहिए। मैं नेक्स्ट क्लास में अपनी हिंदी की भी स्टार्टिंग करूंगी, जो हमारा बच गया है आप पुरानी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में बकायदा पूरा क्लास वाइज डल रही हैं, ये साइंस की हैं, ये हिंदी की हैं, या एसएसटी की हैं, पूरा डल रहा है उसमें। और पूरा वो आप भी जानते हैं कि अभी आवासीय जो विद्यालय आवास है, जो आवासीय अटल आवासीय योजना है, उसकी स्टार्टिंग हो गई है, कई लोगों ने भरा है। एनएमएमएस की भी तैयारी कर रहे हैं कुछ बच्चे अभी से लग रहे हैं, और पेपर एग्जाम जो मार्च में आएगा उसमें भी लग रहे हैं, कुछ बच्चों के पेपर चल रहे हैं अभी। तो सभी का अलग 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 कोई ना कोई पेपर चल रहा है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्लास लीजिए, रोज 7 बजे से 8 बजे तक क्लास होती है। सभी की अलग अलग क्लासेस आती हैं, हिंदी, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान, एसएसटी, इनकी सभी की क्लासेस आती हैं, तो आप जरूर देखिए। ठीक है, ओके बच्चों, तो मैं इजाजत लेती हूँ आपसे। थैंक यू, बाय।